उस तरीके के शब्द कहता है कि भैया आप चमार हो, भंगी हो, दलित हो। धार में जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मस्जिद में जुमे की नमाज और पूजा को लेकर जो विवाद हुआ है, इतिहास में उन्होंने एक भी दलित व्यक्ति को कभी आरएसएस प्रमुख नहीं बनाया। हम आते हैं यूजीसी एक्ट 2026 पर। ये कानून वही लाए हैं जो श्री राम को लाए थे। धर्मेंद्र बिलोटिया ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने देश की सड़कों को खराब बताया था। किसी दलित की परछाई पड़ने पे उन्होंने बेवजह पीट दिया जाता था। पैरों के निशान नहीं रहे इसलिए पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। थूक नीचे ना गिरे इसलिए गले में घड़ा बांध दिया जाता था। क्या आज का यूथ डेवलपमेंट और विकास से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है? 3000 साल तक शिक्षा पे एकाधिकार था ब्राह्मण समाज का और व्यापार पे वैश्य समाज का। वो 100% आरक्षण था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगले 3000 साल आप भी? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जिस दिन मिसयूज़ होगा उस दिन संविधान जला दूंगा। अच्छे पॉलिटिशियन भी सवाल पूछने से डर रहे हैं। भैया कल सुबह मेरे घर पे ईडी तो नहीं आ जाएगी, इनकम टैक्स का छापा तो नहीं पड़ जाएगा। एकलव्य जो है वो अपने आप में दमदार तो है। आज के एपिसोड के स्पॉन्सर है एपी पोल्ट्री फार्म, इंदौर, धार। एपिसोड को शुरू करने से पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे आज के स्पॉन्सर एपी पोल्ट्री फार्म, इंदौर, धार। हमारे आज के मेहमान हैं युवा नेता और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सन्नी गवाई जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हम बेसिकली प्रॉपर महाराष्ट्र का एक ज़िला है बुल्ढाना, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है लासुरा। वहाँ मेरे दादाजी खेती किसानी करते हैं और मेरे पिताजी ने शिक्षा वहीं से ग्रहण की, कॉलेज भी वहीं से किया और उसके बाद पिताजी नौकरी की तलाश में इंदौर आ गए। थोड़े से पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरी लग गई। 1989 में उन्होंने ज्वाइनिंग की और 1995 में मेरा जन्म हुआ था। हम 3 भाई बहन हैं। धीरे धीरे 2004 के बाद से पिताजी को शराब की लत लग गई और शराब की लत लगने के कारण आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगी, पारिवारिक माहौल ख़राब होने लगा और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ गई थी कि खाने पीने के लिए हम लोग बेसहारा हो गए थे। फिर उस के लिए मम्मी को घर से बाहर निकलना पड़ा काम करने के लिए। मम्मी पढ़े लिखे थे नहीं, तो जैसे बंगलों में बाइयों काम करती है उस तरीके के काम मेरी माताजी ने बड़े कष्ट के साथ हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और हमारा पालन पोषण किया। फिर भी स्थिति सामान्य नहीं थी क्योंकि खर्चे बहुत थे, किराए के मकान में रहते थे। इसी बीच मेरा जो बड़ा भाई है उसकी पढ़ाई छूटी, उसने मजदूरी चालू करी और फिर उन लोगों ने हम 2 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और आज चल रहा है। आपके पिता पोस्टमैन थे जी। और जो शराब की लत से भी लड़ रहे थे उस समय, तो आपके परिवार का माहौल उस समय कैसा था? पारिवारिक माहौल ऐसे मेरे पिताजी बहुत शांत और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर नशा किसी को बख्शता नहीं है। नशे की हालत में घर में मारा-कुटी का माहौल और उस समय जब माता-पिता झगड़ते थे और शराब के नशे में पिताजी जो अपशब्द कहते थे, बहुत ऐसा माहौल हो गया था कि हमें ना पढ़ाई में मन लगता था, ना खेल-कूद में मन लगता था। मतलब एक बच्चों के ऊपर जो असर मैंने उस समय देखा है, आज मैं उस समय को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शराब किसी भी परिवार को उजाड़ देता है, कोई भी नशा हो। क्या आप मानते हैं कि शराब जिंदगी बर्बाद कर देता है, और हाँ तो कैसे? 100% शराब ही नहीं, कोई भी नशा ज़िंदगी बर्बाद कर ही देता है। जब व्यक्ति नशे की ओर जाता है वो अपने परिवार, समाज और काम, व्यापार सबको भूल जाता है। उसके बदौलत वो जो नशा करता है वो उसको ऐसा लगता है कि मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मगर उसका जो परिणाम है उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। और शराब में पैसा भी जाता है, घर की सुख शांति भी जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इसका सेवन किसी भी युवा अवस्था के लड़के को या किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। आप शराब से दूर है कि आप करते हैं ओकेशनली ड्रिंक?
नहीं, मैंने शराब के नशे में बहुत से लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, जिसमें मेरे पिताजी भी थे, घर के भी अन्य लोग थे, तो मुझे बिल्कुल शराब से नफ़रत है। जब आपकी माताजी घर-घर जाकर बर्तन साफ करती थी, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मन अंदर से बहुत व्यथित होता था, क्योंकि माताजी सुबह 8 बजे उठ के 5 किलोमीटर पैदल ठंड में, बरसात में देखा है मैंने कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ना हो, लोगों के घर जाके बर्तन माँजना। तो मन में ऐसा संकोच होता था कि मुझे भी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और कहीं न कहीं माताजी और भाई का हाथ बटाना चाहिए। पर माताजी की ज़िद थी, भाई का भी संकल्प था कि हमें पढ़ाना है, और उन्होंने बहुत कोशिशें की, और आज इस स्थिति में है कि शायद मैं उनका हाथ बटा रहा हूँ और उन्हें काम करने के लिए आराम दे दिया है। आप क्या काम कर रहे हैं? मैं प्रॉपर्टी का भी काम देखता हूँ जी। और रियल एस्टेट में भी काम देख रहा हूँ अभी। आपके अलावा जैसे आपके भाई हैं, वो क्या काम करते हैं? वो भी रियल एस्टेट में ही काम कर रहा है। सन्नी जी, आप एक दलित परिवार से आते हैं, तो ये जाति की जो आपकी पहचान है, क्या इससे आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो हर दलित को झेलना ही पड़ता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था और उस समय मैं मेरे गाँव में था और हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। मैं तकरीबन 7-8 साल का रहा होगा, तो एक महिला पास में बैठी हुई थी। हम दर्शन के लिए ऐसे ही अंदर जाने लगे, तो हम सीढ़ियों पे बैठे हुए माथा टेक रहे थे, तो मेरी माताजी ने कहा कि जाइए अंदर जाइए दर्शन करिए। तो उस औरत के, मतलब उस महिला के शब्द थे कि आज तक उसके पिताजी नहीं गए, दादाजी नहीं गए, तो ये कैसे जा सकता है? हालाँकि मैं छोटा था, उस बात को इतना मैंने सीरियसली और उस तरीके से मैं उस बात को समझ नहीं पाया। पर जब धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और जब वो बातें समझ में आने लगी, तो पता चलता है कि कहीं न कहीं जाति भेदभाव आज भी भारत में है। तो अभी भी भगवान के दर पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, आपको ही परमिशन नहीं लेना पड़ती है, पर कुछ लोग मनुवादी लोग हैं, जो आज भी इस विचारधारा का पालन करते हैं, जो आज भी मन में घृणा रखते हैं किसी के प्रति। आज संविधान ने इतनी ताकत दे दी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी तरीके से जा सकता है। तो अभी आपको अड़चनें नहीं आती? हाँ, जब से अब मन इतना प्रबल कर लिया है कि डरने वाली बात नहीं है, और संविधान ने हमें ताकतें दी हैं। तकलीफ़ें कुछ लोग देते हैं, तो उनसे लड़ना भी पड़ता है और लड़ना हमें आता है। स्कूल या पॉलिटिक्स या डेली लाइफ में आपको भेदभाव का सामना करना पड़ा है कभी? स्कूल लाइफ़ में एक बार हुआ था कि जब नाम पूछे जाते थे, तो उसके पीछे सरनेम पूछा जाता था। सरनेम के बाद में जब वो अपना अनुमान लगाते थे कि ये किस जाति से आता है। पास में बैठे किसी एक बालक, मतलब व्यक्ति था, और उसने, मतलब मेरा क्लासमेट ही था, तो उसने मुझसे कहा कि तुम महार समाज से आते हो या भंगी समाज से आते हो। उस समय बड़ा आहत हुआ था। बाकी ठीक है, मैंने उसे समझाया था तरीके से कि भारत के संविधान ने आज ये ताकत दी कि हम चाहें तो आप लोगों के ऊपर उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हैं, पर आप मित्रों आगे से ऐसी बात मत करना। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए जवाब ये है कि 3000 साल तक शिक्षा पे एकाधिकार था ब्राह्मण समाज का, और व्यापार पे वैश्य समाज का। वो 100% आरक्षण था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें कुछ दशकों से इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए, कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको हज़ारों वर्षों से दबाया जा रहा है, उन्हें ऊपर लाने के लिए कुछ समय के लिए हमें आरक्षण दिया है, मुझे नहीं लगता ये गलत है। और ये आरक्षण उन्हीं लोगों को गलत लगता है जिनकी सोच आज भी मनुवादी है, जो आज भी जाति के नाम पे भेदभाव करना, भाषा के नाम पे भेदभाव करना, पहनावे के नाम पे भेदभाव करना, ये विचारधारा आज भी उन्हीं लोगों की है। तो जो लोग अब फाइनेंशियली सक्षम हो चुके हैं, उनका आरक्षण हटा देना चाहिए? नहीं, आरक्षण हटाना, आरक्षण जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है, वो अपने काम स्वयं करता है। वो उसको, उसके पिताजी, समझ लो आज मेरे पिताजी पोस्टमैन थे, आज, या मैं पॉलिटिकल, मेरा फैमिली कोई बैकग्राउंड नहीं था। मगर जब आज मैं फैमिली बैकग्राउंड में आगे बढ़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ, तो मुझे किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। पर लाभ तो उठाते हैं ना? हाँ, लाभ नहीं, वो जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 3000 सालों तक जिन्होंने बिना किसी कारण के हमें दबाया, हमें कुचला, और आज अगर हमें थोड़ी-सी इक्वालिटी के लिए कुछ मिल रही है सेवाएँ, तो वो गलत नहीं होना चाहिए।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगले 3000 साल आप भी कदमों पे चलेंगे? नहीं, ब्राह्मण लोगों के कदमों पे चलना हमारे नियम ही नहीं है और हमारी विचारधारा में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इक्वलेशन होना चाहिए। जो आप लोगों ने हमें दबाया था, कुचला था उस समय और आज हम सक्षम हो रहे हैं धीरे-धीरे, तो आरक्षण मुझे ये लगता है आरक्षण सिर्फ़ जाति के नाम पे, पैसों के नाम पे नहीं है ना कि हमें ये काम नहीं करने देना या वो काम नहीं करने देना। नौकरी के नाम पे आप आरक्षण ले लीजिए या चुनाव के नाम पे कुछ सीट आरक्षित होती है उनमें और वो भी बहुत कम स्थिति है। पर आज भी अ आरक्षण मुझे लगता है कि एकलव्य जो है, वो अपने आप में दमदार तो है, पर ऊपर बैठा जो द्रोणाचार्य है, तो इस कारण आरक्षण ज़रूरी है। तो आरक्षण ज़रूरी तो है जैसा आप बता रहे हैं। तो कब तक ज़रूरी है और क्या शर्त है जिनके बाद आरक्षण हटाया जा सकता है? जब तक इन सब के मन में, जो ये मनुवादी लोग हैं, इन सब के मन में इक्विलेशन का भाव नहीं आ जाए, बराबरी का भाव नहीं आ जाए और वो समाज जिनको ये आज तक दबाते हैं, हम भी आज भी घटनाएँ देखते हैं कि कोई दलित घोड़ी पे बैठता है तो उसे घोड़ी पे से उतार दिया जाता है या मूंछें रख लेता है तो उसके साथ मारा-कुटी की जाती है। तो संविधान की इतनी पावर होने के बाद भी ये हादसे होते हैं, ये सिचुएशनें आती हैं, तो आपको लगता है कि आरक्षण हटने के लिए होगा? मुझे नहीं लगता कि जब तक आरक्षण है, जब तक वो समाज जीवित है, नहीं तो ये लोग फिर उसी तरीके से उसी समाज को दबाएँगे, कुचलेंगे और नीचा दिखाएँगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब दलित लीडर को आगे बढ़ाती है तो क्या वो सिर्फ वोट बैंक के लिए आगे बढ़ाती है उनको? कोई भी दलित लीडर जो सक्षम है और उसके पास में जनाधार है, अपना एक व्यक्तित्व है कि वो लोगों से वोट कर सकता है, कोई भी राजनीतिक दल है, जिसके पास में जनाधार है, जिसकी समाज में बातचीत अच्छी है, जो समाज में जिसका नाम है, कोई भी राजनीतिक दल उस व्यक्ति को अपने पास में लेता है। उसमें वेट बैंक की राजनीति कुछ नहीं होती। बिना जांच के गिरफ्तारी ये न्याय है या एससी एसटी एक्ट का मिसयूज करना? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जिस दिन संविधान का दुरुपयोग होगा, उस दिन मैं स्वयं संविधान को जला दूँगा। सैकड़ों सालों तक ब्राह्मण लोग या वो विचारधारा के लोग जो जातियों के नाम पे अत्याचार करते थे, किसी दलित की परछाई पड़ने पे उन्होंने बेवजह पीट दिया जाता था। पैरों के निशान नहीं रहे इसलिए पीछे झाड़ू बाँध दी जाती थी, थूक नीचे ना गिरे इसलिए गले में घड़ा बाँध दिया जाता था। वो दुरुपयोग नहीं था? और आज जब आप किसी को जातिगत सूची बातें करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति वो आज भी आवाज़ नहीं उठाए, तो फिर इतना मुझे लगता है कि आज भी हम उसी कैटेगरी में जिएँगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आवाज तो उठाना जायज़ बात है, पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। झूठी कार्रवाई बहुत हो रही है, झूठे कंप्लेन बहुत आ रही है। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्होंने सुना होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जिस दिन मिसयूज़ होगा उस दिन संविधान जला दूँगा। मुझे लगता है उस बात से सीख लेनी चाहिए। हम आज इन लोगों के बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, इनसे नहीं लड़ना है, इनकी बराबरी के लिए लड़ना है। तो इस तरीके की मिसयूज़ मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई व्यक्ति करता है, हमें संविधान ने वो ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ताकत दी है कि हाँ, अगर हमें कोई उस तरीके के शब्द कहता है कि भैया आप चमार हो, भंगी हो, दलित हो और उसके खिलाफ अगर फिर भी हम शांत रहें, तो वो भी गलत है। अब जैसे आपने कहा कि बाबा साहब कहते थे कि जिस दिन इसका दुरुपयोग होगा मैं संविधान को जला दूंगा। अब वो तो हमारे बीच में नहीं है, तो अब क्या करेंगे? मतलब उनके कदमों पे चलने वाले लोग, अब उनको क्या करना चाहिए जिनसे इस कानून का दुरुपयोग ना हो? नहीं, मुझे लगता है सरकार को, प्रशासन को बारीकी से जाँच करना चाहिए। अगर इस तरीके का मामला आता है तो जो दोषी है उसको भी सज़ा दो। अगर उसने झूठा कुछ किया तो उसे भी सज़ा दो। पर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई कहेगा कि इसने मुझे अपशब्द कहे हैं। और आज आज भी इतनी घटनाएँ हम आए दिन पेपरों में देखते हैं, न्यूज़ों में देखते हैं कि दलितों के ऊपर आज इसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया। बीच में खबर आई थी कि किसी ने पेशाब कर दी। तो इस तरीके की खबरें हम सुनते हैं, ये आज भी है। आज भी इस तरीके का माहौल हमारे भारत में है। जैसा कि आपने कहा कि कोई अगर झूठी एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आते हैं यूजीसी एक्ट 2026 पर। उसमें ये तो प्रावधान है कि अगर किसी भी विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया या ऊंच नीच की
बातें कहीं तो उस पर कार्रवाई होगी, पर अगर कंप्लेंट झूठी साबित होती है तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उसकी जवाबदेही होना चाहिए। और यूजीसी जो कानून है वो भी सबको बराबर लाने के लिए लाया गया है। ये कानून वही लाए हैं जो श्री राम को लाए थे। ये कानून वही लाए हैं जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवंटित मानते थे। और यूजीसी जो कानून है सबको बराबर लाने के लिए माना गया है। आज हमने देखा है कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, उन्हें महिलाओं को ले लो या बच्चियों को ले लो या लड़कों को इन चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। आप टीचर्स की बात ले लें या कुछ जो शैतान बच्चे होते हैं उनकी बात ले लें, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं उसके लिए कि ये सब कुछ इक्वलेशन हो और स्कूल में जाने के बाद सब एक जैसे हों, उसके लिए कानून लाया और इस कानून का मैं समर्थन करता हूँ। तो फिर वो जवाबदेही कौन तय करेगा कि अगर झूठी कंप्लेन हो गई तो जो विद्यार्थी जिसके ऊपर कंप्लेन हुई उसका करियर बर्बाद हो सकता है इससे? इसकी जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। स्कूल के जो विभाग होंगे, स्कूल का जो मेंटेनेंस देखते होंगे या स्कूल के अंदर जो इस चरकों का अपना देखते होंगे, उन लोगों के ऊपर। पर आप समर्थन कर रहे हैं यूजीसी कानून का, हम्म। पर उस कानून में ही प्रावधान नहीं है कि फॉल्स कंप्लेन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि थोड़ा अमेंडमेंट और हो इस कानून में? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई भी हो, स्वर्ण हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई है। हर हर जाति का, हर समाज का, हर धर्म व्यक्ति का हमारा भाई है। पर हम चाहते हैं कि वो हमें वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत, वही सम्मान दे जो हम उसे देते हैं। और अगर उसके साथ भी कुछ गलत होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हक अधिकार दिए हैं। और अगर वो कहीं गलत नहीं होगा, वो उसकी जगह सही होगा, तो मुझे लगता है कि उसे प्रशासन की तरफ से या कानून की तरफ से थोड़ी सी हिदायत मिलनी चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि रूलिंग पार्टी ही यही कानून लाई है, तो क्या आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स इससे नाराज हो रहे हैं इस कानून की वजह से? किसानों को लेके कानून आए थे, जब सीए, एनआरसी को लेके कानून आए थे, और आज स्वर्ण को लेके कानून आए। हमें बांटा जा रहा है, ये सोचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय सिखों को दबाया गया था, फिर सीए एनआरसी में मुस्लिमों को दबाया गया, और आज जनरल कैटेगरी को दबाया जा रहा है। अलग अलग तोड़ के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से लोगों को तोड़ रही है। हाँ, ये मानता हूँ ये कानून जिस तरीके से उन्होंने वापस लिए थे, इसके अंदर कुछ प्रावधान की ज़रूरत है कि अगर मान लो किसी बच्चे ने वो अपराध नहीं किया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। आरएसएस को लेकर आपकी क्या राय है? आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसने हमेशा समाज को, भारत को बांटने का काम किया, जिसने कई दशकों तक अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, जिसने संविधान का विरोध किया। ऐसे संगठन को, जिसको ना भगत सिंह मानते थे, ना चंद्रशेखर आज़ाद मानते थे, ना सुभाष चंद्र बोस सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री पटेल साहब ने उस पे बैन तक लगा दिया था। तो इस ऐसे ऐसे संगठन की जो समाज को बांटता हो, जो समाज में जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे या धर्म के नाम पे लोगों को अलग करने की कोशिश करता हो, ऐसे संगठनों की भारत में ज़रूरत नहीं है। तो आप उनकी आइडियोलॉजी से खिलाफ? बिल्कुल, मैं उनकी विचारधारा, आज तक आप देखोगे इतिहास में उन्होंने एक भी दलित व्यक्ति को कभी आरएसएस प्रमुख नहीं बनाया। जब आरएसएस कहती है कि हम तो सारे हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर दलित वर्ग या जो अन्य पिछड़े वर्ग है वो उनकी विचारधाराओं के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? आरएसएस ने शुरू से हिंदूवादी प्रोपेगेंडा अपना के लोगों के बीच में गई है। उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की बात की, राष्ट्रवाद की बात नहीं, हिंदुत्व की बात की। और ये भारत सबका है, ये भारत दलित का भी है, पिछड़े का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, पारसी का भी है, बौद्ध का भी है। और आप सब, कोई भी संगठन, किसी भी विचारधारा जो सबको साथ में लेके चलेगी, उसे सब प्रेम देंगे, मोहब्बत देंगे। मगर आरएसएस ने हमेशा हिंदू की बात की है, जो कि मुझे लगता है कि ये गलत है। कांग्रेस कहती है कि संविधान बचाओ, तो संविधान किससे बचाना चाहिए? किन चीजों की वजह से संविधान खतरे में आ गया है? संविधान खतरे में आया है, आरएसएस की विचारधारा के लोग आज भारत की राजनीति में सत्ता में हैं।
खरद फरोख्त के सरकार बनाना, एमएलओ की हॉर्स ट्रेडिंग करना। उसके बाद ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि आरएसएस ने संविधान को जलाया था और मानने से इनकार कर दिया था। और आप आज देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री आरएसएस से आता है और वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे ही काम करती है। तो कांग्रेस का कहना यही है कि जिन्होंने उस समय संविधान को जलाया था, मिटाने की कोशिश की थी, मानने से इनकार कर दिया था, वही लोग आज सत्ता में हैं और धीरे-धीरे संविधान को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी से संविधान को बचाना है। आपकी मुलाकात जीतू पटवारी जी से कब हुई? मैं वार्ड 77 राव विधानसभा का निवासी था और एक छोटा-सा प्रोग्राम बाबा साहब अम्बेडकर की भीम जयंती के उपलक्ष्य में रखा था। उसमें वो अतिथि के रूप में आए थे, मैं उनसे मिला था। उनके व्यक्तित्व से मैं इतना प्रभावित हुआ कि धीरे-धीरे उनसे निरंतर मुलाकातें होती रही और उनके बाद उन्हीं के कारण मैंने कांग्रेस की राजनीति में आना उचित समझा और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया और उन्हीं के साथ काम करने लगा। तो ये कब की बात है? ये सन 2015 और 16 की बात है, जब जीतू पटवारी जी नए-नए पहली बार विधायक बने थे और हर युवा उनसे जुड़ना चाहता था और युवाओं में अच्छा क्रेज़ था और एक उस उम्र मतलब मेरी भी उम्र 20-22 साल की थी और मैं भी बड़ा फ़ैन था उनका। इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने देश की सड़कों को खराब बताया था। तो ये समस्या को उजागर करना था या शहर की छवि को खराब करना था? धर्मेंद्र बिलोटिया जी एक छोटे से कस्बे से आते हैं, छोटे से गाँव से और एक होनहार व्यक्ति है। सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी पकड़ है। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और जब व्यक्ति उस ओहदे पे पहुँच जाता है तो वो सार्वजनिक हो जाता है और सार्वजनिक व्यक्ति को सार्वजनिक मुद्दे उठाना चाहिए। वो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं होगा या कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी का, वो सार्वजनिक व्यक्ति है और उन्होंने मुद्दे उठाए थे। हम देखते हैं आए दिन कि प्रधानमंत्री जी ने आज इस रोड का उद्घाटन करा, उसमें गड्ढे बढ़ गए। मुख्यमंत्री जी उस पुल का उद्घाटन करके चले गए, वो टूट गए। तो उन्हीं बातों को मुझे लगता है मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने सरकार पे नहीं उठाया था, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। जो ठेकेदार गद्दारी करते हैं या जो मिनिस्टर गद्दारी करते हैं, उन लोगों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह था। तो वो सही थे, वो अपनी जगह के गलत थे? मुझे लगता है कि वो उनकी जगह बिल्कुल सही थे। उन्होंने जनता की आवाज़ को उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया था। पर उस लड़ाई को कहीं न कहीं जातियों के आधार पे तोला गया और कि ये गडरिया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो गलत था। तो आपको लगता है कि अब बोलने के राइट्स चले गए हैं? जो आम जनता है उनके, वो कुछ मुद्दों पे बोल भी नहीं सकती, कुछ खराब चल रहा है अगर तो? आम जनता तो दूर की बात है, कोई पॉलिटिशियन भी बोल देता है तो ईडी, सीबीआई मामूली बात है, इनकम टैक्स उसके घर पे पड़ जाना। आजकल बोलने का अधिकार और काम करने के अधिकार, सब तरीके के मोदी जी ने इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं कि अब व्यक्ति बस खा ले और सो जाए, उसी में अपने आप को खुशी मान रहा है। तो फिर भी वो चुने जाते हैं बहुमत से? बहुमत से चुने जाते हैं, ये बात सही है, पर वो प्रोपेगेंडा वही अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम। उनके पास में एक ब्रह्मास्त्र दे चुका है कि हिंदू मुस्लिम करो और आप चुनाव जीत जाओ। पर एक समय आएगा जब इस देश का युवा इस बात को समझेगा, इस देश की जनता इस बात को समझेगी और इन्हें निकाल फेंकेगी। धार में जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मस्जिद में जुमे की नमाज और पूजा को लेकर जो विवाद हुआ है, ये धार्मिक है या राजनीतिक? धार्मिक तो हो नहीं सकता, 100% राजनीति है। उसका कारण ये है कि हमने देखा है कि हमने वो समय भी देखा है कि जब ताजिए निकलते थे तो हमारी घर की महिलाएं पूजा करने निकलती थी। मस्जिदों के बाहर झाड़ा लगवाने के लिए हमारे महिलाएं रुकती थी। कोई मुस्लिम भाई जब ईद रहती थी, सवैयाँ खाने हमें बुलाता था घर पे। हमारे सारे त्योहारों में शरीक होता था, हम उसके हर सारे त्योहार में। पर धीरे-धीरे जिस तरीके की आइडियोलॉजीज़ भारत में बढ़ती जा रही है, कट्टरता बढ़ती जा रही है, उन्हीं का कारण है कि आज इस तरीके के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। आप हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को एकता का क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू समाज या मुस्लिम समाज दोनों को, हिंदू को ये समझना चाहिए कि मैं हिंदू नहीं, मुस्लिम को समझना चाहिए मुस्लिम नहीं। दोनों को ये समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम अगर अच्छे से रहेंगे तो ये भारत प्रारूप रूप से अच्छे से चलता रहेगा। जो धार का जो विवाद है, उस पर अब क्या करना चाहिए दोनों समाज के लोगों को? बिना किसी बीच के व्यक्ति को छोड़ के
उस सब हिंदू समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सबको मिल के बैठ के आपस में समन्वय बना के बात करनी चाहिए कि हमारी वजह से धार का नाम बदनाम हो रहा है, हमारी वजह से इंदौर शहर का नाम बदनाम हो रहा है, हमारी वजह से मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें रुकेगी तो धार भी अच्छे से उन्नति करेगा और दोनों समाज अच्छे से उन्नति करेगी। क्या आज का यूथ डेवलपमेंट और विकास से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा का शिकार हो रहा है? 100%। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म की कट्टरता, चाहे वो हिंदूवादी हो, मुस्लिम हो, कोई भी, किसी भी धर्म की कट्टरता आदमी को जानवर बना देती है और इसी प्रोपेगेंडे का शिकार आज का यूथ हो रहा है। उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार से मतलब नहीं, उसे हमें मंदिर, मस्जिद और ये चीज़ें जो आजकल जो नेता आ जाते हैं कि चलो भैया बजरंग दल चलना है, चलो भैया यहाँ चलना है। तो ये युवा आजकल उस दृष्टि से ज़्यादा देखने लगा है। युवा की अंदर से लॉजिक ऐसी बन गई है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण आजकल धर्म हो गया है। उसके लिए शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य इतना महत्व नहीं करता जितना ये करता है। आजकल बुलडोज़र प्रथा चल रही है कि कोई आरोप लगने पर बिना जांच किए आगे तो उसका घर तोड़ा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये संविधान की भावनाओं के खिलाफ नहीं है? इस तरीके की कार्रवाई करने वाले लोग अपने आप को संविधान से, कोर्ट से, कानून से, जज से ऊपर समझते हैं। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, सज़ा उससे मिलना चाहिए। उसके परिवार को सज़ा देके आप उससे ज़्यादा बड़े गुनहगार बन रहे हैं। आप उस व्यक्ति के ऊपर जो सज़ाएँ देनी है, जो कानून तय करेगा, संविधान तय करेगा, जज तय करेगा, पर आप आपके लिए आपकी हठधर्मिता दिखाते हो और उस परिवार को पूरा नस्तोनाबूद कर देते हो, घर तोड़ देते हो। ये किसी भी तरीके की उचित कार्रवाई मुझे नहीं लगता। ये बेशर्मी की बात है कि भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। क्या सरकार से सवाल पूछना और आलोचना करना आज देशद्रोह कहलाता है? 100% देशद्रोह कहलाता है। आप किसी भी मुद्दे पे सरकार के बारे में सवाल पूछोगे या उन पे किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह खड़े करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। हम इतनी घटनाएं देख चुके हैं कि आजकल अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी सवाल पूछने से डर रहे हैं कि भैया कल सुबह मेरे घर पे ईडी तो नहीं आ जाएगी, इनकम टैक्स का छापा तो नहीं पड़ जाएगा। ये लोग सरकारी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि आम जनता के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। एकमात्र नेता राहुल गांधी है जो इनसे आंखें से आंखें डाल के इनसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है और इनसे लड़ता है। तो आपको नहीं लगता ये भी एक विपक्ष की कमजोरी है? इन्होंने सरकारी तंत्र, पुलिस, प्रशासन, ईडी, सीबीआई को अपना हथियार बना के विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कई पार्टियां ऐसी है जो आज पूरी तरीके से टूट गई। आम आदमी पार्टी को ले लो आप, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया, सिसोदिया जी को जेल भेज दिया। कांग्रेस के कई लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर ना जाने कितने एलिगेशन लगा दिए, प्रियंका गांधी जी के ऊपर लगा दिए। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे सदन से लेके सड़क तक पुरजोरों विरोध करती है। केवल विरोध करना काफी है? आपने देखा होगा जब 3 काले कानून किसानों को लेके आए थे, वो लड़े और वापस कराए। ये जीत थी राहुल गांधी जी की। जातिगत जनगणना की राहुल गांधी जी ने बात की, इन्हें माननी पड़ी। तो ये विपक्ष की ताकत है और विपक्ष मजबूती से इनके साथ में लड़ रहा है। और आपकी पार्टी कहती है वोट चोरी, वोट चोरी। तो वोट चोरी कैसे हो जाती है? मतलब विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहा है। कि सरकारी तंत्र इनके पास में है तो ये उसका दुरुपयोग करते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा था कि लाखों फर्जी वोट डले, लाखों फर्जी वोट, प्रमाण है उस चीज़ का। मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं कई जगह से राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि एक एक घर में 25-25 वोट, जिस घर में 2 लोग नहीं रहना है, एक व्यक्ति 4-4 बार वोट डाल के जा रहा है। तो इस तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और ये वोट चोरी के कारण ही आज मोदी जी उस गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो आपके कैंडिडेट भी तो वही जिस विधानसभा से बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है, वहीं से आपका कैंडिडेट भी लड़ रहा है। तो अगर एक आदमी 4-4 बार वोट डालने जा रहा है या कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके हिसाब से, तो फिर जो वहाँ का जो कैंडिडेट है या आपकी पार्टी फिर सक्रिय कहाँ है? पार्टी सक्रिय है, सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत और काम कर रहे हैं, मगर जब चुनाव आयोग जैसी संस्था ही इन लोगों के लिए काम करेगी, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, ये इन लोगों के लिए काम करेंगे,
तो वो व्यक्ति कैसे अपनी बात रख पाएगा? तो इससे सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि इन लोगों के ऊपर अगर कुछ फर्जीवाड़ा ऐसा समझ में आता है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये वोट चोरी का मुद्दा पनपेगा। तो अगर वोट चोरी हो रही है तो कुछ विधायक भी जीत रहे हैं, कुछ सांसद भी जीत रहे हैं कांग्रेस के, तो वो कैसे हो रहा है? वो कैसे पॉसिबल है? अच्छा सवाल है। अगर आज सबके सभी जीत जाएँगे, तो सबको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, कहीं न कहीं तो काला है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जगह छोड़ देते हैं, कहाँ इन्हें कहाँ क्या करना है सब सेटिंग से। दोनों राघा बिल्ला, मोदी और अमित शाह जी और इधर अपने मोहन बाबू, ये सब अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं, किसको कैसे क्या करना है और उस हिसाब से उसको वो सीट हो जाती है। मतलब वोट मायने नहीं रखते, रूलिंग पार्टी डिसाइड करनी है कि किस क्षेत्र में किसको कितनी सीटें देनी है। अभी फिलहाल की स्थिति में तो यही देखने को मिलता है कि जैसा अमित शाह जी बोल देते हैं, वैसा हो जाता है। लोकतंत्र मुझे नहीं लगता कि इस देश में बचा है। जहाँ सरकार नहीं बनती वहाँ पैसों से बना लेते हैं, पैसों से नहीं बनती तो ईडी सीबीआई से, धनबल से बना लेते हैं। इस तरीके के काम आज भारत में देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये समझे कि मध्य प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में भी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है? नहीं 100% हमारे जीतू पटवारी जी और जितने भी वरिष्ठ दिग्विजय सिंह जी, जो भी कमलनाथ जी आदरणीय जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब लगे हुए हैं और 2028 में जनता तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंचेगी, कांग्रेस के कामों को लेकर जाएंगे और 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अगर अमित शाह जी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ जीतेगा, तो फिर सरकार कैसे बनेगी कांग्रेस की? देखिए ऐसा है कि वो कह देते हैं ये बात सही, सरकारी तंत्र उनके तरीके से काम करता है, ये भी सही है। मगर जब जनता का आक्रोश फूटेगा, जब जनता सड़कों पे उतरेगी, जब जनता को, युवा को, महिलाओं को ये समझ में आएगा कि ये 2100 रुपए, 2000 रुपए मापदंड जो हमको दे रहे हैं, मानदेय दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आज मध्य प्रदेश आप देखोगे तो बलात्कार में नंबर 1 है, महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, किडनैपिंग में नंबर 1 है। जब ये चीज़ें देखेंगी कि मध्य प्रदेश का युवा आज बेरोज़गारी के लिए तड़प रहा है, स्वास्थ्य ठीक से सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में व्यवस्थित उपकरण नहीं है, शिक्षाओं के लिए कितनी बद्धता हो गई है। तो जब ये चीज़ें जनता तक पहुँचेगी ना, तो ईश्वर सब देखता है और लंकापति रावण का अहंकार नहीं टिका तो मोदी और शाह जी भी कुछ भी नहीं है। भागीरथपुरा इंदौर में दूषित पानी पीने से जो इतनी मृत्यु हुई है और काफी लोग बीमार हुए हैं उसमें, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? भागीरथपुरा कांड जिसने इंदौर का नाम पूरे भारत में बदनाम कर दिया। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम सफाई में नंबर 1 हैं और हम हर चीज़ में इंदौर आगे रहता था, मगर इस तरह के कांड के बाद आज इंदौर शर्मसार है। 30 लोगों के मौतों के बाद भी सरकार अपनी बचकानिया हरकत और निकम्मापने की मौतों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है, बजाय उस क्षेत्र में अब काम करने के बजाय। आप देखेंगे कि पार्षद उनका, महापौर उनका, वहाँ के मिनिस्टर जो है वो भी उसी विभाग के हैं, वहाँ के विधायक हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सांसद उनका, मुख्यमंत्री उनका। इतनी लंबी पोजीशन होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं और उसके बाद में आपके जो बयान, सीनियर लीडर्स के बयान आते हैं, बहुत शर्मसार है। तो क्या करें आपके हिसाब से, क्या जवाबदेही होनी चाहिए उनकी और उनको पार्टी को क्या कदम उठाना चाहिए? जिस तरीके से अधिकारियों को सजा मिली, ट्रांसफर हुआ, निलंबित किए गए, उस तरीके से महापौर को भी सजा मिलनी चाहिए, पार्षद को भी सजा मिलनी चाहिए, मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री भी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, इंदौर उनके हाथ में है, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कनिका जो 2 साल की बच्ची है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है और कई बड़े नेताओं ने, किसी ने 25 लाख और अन्य राशि का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, पर वो अभी तक उसका भुगतान नहीं कर रहे और पीछे हट गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि उस बच्ची की ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आप राजनीति को पीछे छोड़कर इंदौर का जो स्वभाव रहा है, सेवा का, संस्कार का, अपनत्व का, उसे अपना के उस बच्ची की मदद करनी चाहिए और जिन लोगों ने वादा किया है, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर, सर झुकाकर निवेदन है, कृपया उस बच्ची की मदद करें और कांग्रेस पार्टी और इंदौर का इंदौर का प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहा है और आज मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा राशि उस बच्ची के पास में आ गई है।
और मेरे तरफ से मैं अपील भी करता हूँ इंदौर वासियों से, प्रदेश वासियों से, आपके चैनल के माध्यम से कि उस गुड़िया की ज़िंदगी बचाने के लिए सब थोड़ा-थोड़ा हाथ लगाएँ और अपने-अपने तरफ से योगदान दें। क्या आप वार्ड 77 से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं? ये बात है कि वो मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं उसी वार्ड का निवासी हूँ और पार्टी आदेश करेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ूँगा। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसे एक बार मौका मिलना चाहिए और अगर पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूँगा। इंदौर जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पे क्या देखते हैं आप कि आप चुनाव जीत पाएँगे आपके वार्ड से? चुनाव वार्ड का जो चुनाव मुझे ऐसा लगता है किसी आइडियोलॉजी का नहीं, व्यक्तिगत संबंध और व्यवहार पे टिका होता है। सरपंच का चुनाव ले लो या पार्षद का चुनाव ले लो, तो जिनके संबंध क्षेत्र में अच्छे होंगे, जो लोगों के छोटे काम कलेक्टर संबंधित काम है या नगर निगम संबंधित काम है या बिजली विभाग में काम है, इन लोगों के बीच में जिन्होंने काम किया होगा, वो व्यक्ति 100% चुनाव जीतेगा और मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी तरफ से 100% पिछले 5-7 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूँगा और जीत के दिखाऊँगा। तो फिर टिकट लेके ही चुनाव लड़ना ज़रूरी क्यों है? हाँ, ये बात सही है कि पार्षद में संबंधित अपने व्यवहार पे चुनाव लड़ा जाता है, मगर टिकट हर पार्टी की अपनी-अपनी, अगर वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जो कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं, वो तो वोट कट ही जाएँगे ना, तो टिकट भी अपने आप में मायने रखता है। आपको द अफजल इकबाल शो पर आकर कैसा लगा? कॉन्फिडेंस बढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला और हम उम्र लोग जब आपस में बातें करते हैं, तो मज़ा आता है और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। जी, शुक्रिया आपका भी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द अफजल इकबाल शो से। मिलते हैं अगले एपिसोड में।